नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरी ऑफ मशीन में हम ओवरऑल सब मिलाकर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उनके बारे में बहुत ब्रीफ आइडिया दिया था तथा साथ ही सिंपल मैकेनिज्म क्या होते हैं इनके बारे में बहुत कम डिस्कस किया था। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था उस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि मशीन क्या होती है। मशीन बेसिकली एक ऐसी युक्ति है जो कि उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलती है। उसके लिए मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये सब कुछ हम मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जिसका वीडियो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होते हैं, उनके कौन कौन सी विभिन्न परिभाषाएं कह लीजिए या किन चीजों से मिलकर वो बनते हैं। यानी सिंपल मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें पहले ये परिभाषाएं समझनी होंगी। क्लियर है चीज? तो इसमें सबसे पहले है रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट का मतलब होता है जो विरोध करे या प्रतिरोध करे। किसी भी चीज के ऊपर यदि कोई लोड, बाह्य बल लगाया जाता है, उसका विरोध करे, अर्थात विरोध किस रूप में, उसमें विकृति पैदा नहीं हो, वस्तु में विकृति पैदा नहीं हो। तो देखिए, मशीन में जो भी पार्ट्स लगते हैं, मशीन चलती है, सामान्य तौर पर हम सभी देखते हैं मशीनें, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वो चारा काटने की मशीन हो, चाहे वो गन्ना रस की मशीन हो, आप देखते हैं हर एक में पावर यानी शक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंचती है। या यूं कहें कि बल एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंचता है। जैसे गन्ना रस की मशीन है तो उसमें बल कह लीजिए, चाहे एक कॉमन भाषा में बोल लीजिए, शक्ति मोटर में होती है, वो बेल्ट या पट्टे के द्वारा गियर्स के माध्यम से, पुली के माध्यम से गन्ना रस मशीन के रोलर्स पर पहुंचती है। फिर उन रोलर्स के बीच में से गन्ना को निकाला जाता है तो रस निकलता है। तो बेसिकली क्या है मशीन? क्या है मशीन? पावर को और बलों को शुरू से लेकर अंत तक, अंत यानी वहां तक जहां तक कि हम उससे एक उपयोगी कार्य चाहते हैं वहां तक भेजती है। तो मशीन के हर पार्ट पर किसी न किसी रूप में बल लगता है, और यदि मशीन के वो पार्ट्स उस बल को सहन नहीं कर पाते तो विकृत हो जाएंगे। विकृत हो जाएंगे तो हम यूं कहते हैं मशीन टूट गई, खराब हो गई। तो क्या वो पार्ट्स विकृत होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अर्थात उन पार्ट्स में विरोध करने की शक्ति, सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंट बॉडी हम किसको बोलेंगे? रेजिस्टेंट बॉडी हम उसको बोलेंगे जो कि बल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है। जैसे एक गियर मोटर पर लगा हुआ से दूसरा गियर जुड़ा हुआ है तो बल यहां से चलेगा, वो इस पर आएगा। बल कहिए चाहे आघूर्ण कहिए, चूंकि अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए एक बिल्कुल कॉमन शब्द यूज करेंगे। तो एक गियर से दूसरा कब चलेगा? जब ये इसको घुमाएगा, नहीं इससे बल इस पर लगेगा। तो बल लगने का मतलब अगर बीच में ये डिस्टॉर्ट हो गया, डिफॉर्म हो गया, विकृत हो गया तो आगे नहीं जाएगा, मशीन जाम हो जाएगी, टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अर्थात मशीन में, मशीन भी अपन मैकेनिकल मशीन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यानी टीवी या कंप्यूटर इनकी बात नहीं करते। वहां पर बल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। हम मैकेनिकल मशीन्स की बात करते हैं जहां पर पार्ट्स चलते हैं, सापेक्ष गति होती है। तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या हुई? रेजिस्टेंट बॉडी का मतलब है कि कोई भी वह वस्तु, पिंड या कोई भी मशीन का पार्ट जिस पर जो बल को एक अपने में से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगा लेकिन स्वयं विकृत नहीं होगा, उसको रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। यहां से क्लियर है कि हम चाहेंगे कि मशीन का हर पार्ट कैसा हो? रेजिस्टेंट बॉडी हो। तो मैं समझता हूं आपको रेजिस्टेंट बॉडी अब क्लियर है। तो रेजिस्टेंट बॉडी मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप ध्यान से पढ़ सुन लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आता है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब अवयव। जैसे आपने केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स पढ़े होंगे, तत्व जिनको बोलते हैं। जैसे Na सोडियम एक तत्व है, फिर Cl एक तत्व है। यानी मोटी भाषा में बात करें, आम भाषा में बात करें तो भगवान ने, प्रकृति ने सोडियम नाम की एक चीज बनाई।
इसी तरह से क्लोरीन नाम की एक चीज बनाई और दोनों को जोड़ा, यानी क्या बना? NaCl, यानी नमक। तो ये यदि मैं NaCl को यानी नमक को उसके घटकों में, उसके पार्ट्स में तोड़ना चाहूं तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम और क्लोरीन। क्या मैं सोडियम को अन्य भागों में तोड़ सकता हूं? यदि केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो सोडियम को और नीचे नहीं तोड़ सकते, वरना क्या मिलेगा हमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कॉमन होता है। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं कि अवयव या एलिमेंट क्या है? वो भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक रचना, जिसको अन्य छोटे एलिमेंट्स में, अन्य पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता और उसका गुण वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिमेंट होता है। यहां पर अपन एलिमेंट से क्या मतलब है? जैसे मशीन होती है, आपने सबने मशीनें देखी है, इंजन देखे हैं, सिलाई मशीन देखी है, घर में घड़ी देखी है, ये सब मशीनें हैं। अब मशीन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिक चीज जो हम गौर से पढ़ेंगे वो होगा कि विभिन्न पार्ट्स में आपस में सापेक्ष गति क्या है, कितना बल ट्रांसफर हो रहा है, कितना घर्षण है। तो उस हिसाब से हमें उन मशीन पार्ट्स को यहां पर इन परिभाषाओं से समझना होता है। तो इसलिए एलिमेंट यहां पर क्या चीज है? एलिमेंट मशीन का, किसी भी मशीन का कोई भी वह पार्ट, वह अंश या हिस्सा, ठीक है, जो कि बिना असेंबली के बना है। पार्ट ऑफ मशीन यानी मशीन का कोई भी वह पार्ट, यानी मशीन को हम खोलते जाएं, अंत में जाके यदि एक सामान्य तौर पर समझाऊं तो क्या बचेंगे? हर पार्ट अलग अलग बचेगा। क्लियर है चीज? जैसे घड़ी को यदि खोलें, घड़ी में पेच भी निकलेंगे, गियर्स भी निकलेंगे, छोटे छोटे प्लास्टिक के दांतेदार पहिए निकलेंगे, स्प्रिंग निकलेगी। क्या आप उस गियर के, छोटा सा जो दांतेदार घड़ी का गियर है, उसको और तोड़ के, कोई और तोड़ना नहीं है, खोलकर डिसअसेंबल करके क्या और पार्ट उसके अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रारंभिक पार्ट्स कौन से हैं? जिनसे मिलकर मशीन बनी, जिनको और ज्यादा खोलकर अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो वो अकेला एक बच गया, उसकी कोई अब असेंबली से नहीं बना है, किन्हीं दो चीजों को जोड़कर नहीं बना है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्लियर है चीज? इनका उदाहरण क्या है? जैसे मान लेते हैं ये बोल्ट है, इसके ऊपर नट भी मैंने कस दिया। क्लियर है चीज? तो अभी अगर मैं नट इसके ऊपर कसा और यूं बोलूं तो ये क्या चीज है? ये एलिमेंट नहीं है। ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूं कि एक बोल्ट है, इसके ऊपर नट कसा हुआ है, कुछ भी अभी आगे समझेंगे अपन, लेकिन ये क्या एक एलिमेंट है? नहीं है। अपन क्या बोलेंगे? ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक तो बोल्ट और एक नट। क्यों? क्योंकि मैं इसको खोल के अलग कर सकता हूं। मेरे इस हाथ में नट आ गया, इस हाथ में बोल्ट आ गया। क्या मैं इसको और छोटे पार्ट्स में अलग अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या इस नट को खोलकर अन्य पार्ट्स में अलग अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब यदि मशीन का बिल्कुल मूलभूत पार्ट क्या कहलाएगा? एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होते हैं बिना असेंबली के होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। यदि नट बोल्ट है तो वो भी अलग अलग दो एलिमेंट है, सेपरेट दो एलिमेंट है। अब आता है लिंक या कड़ी। जैसा आपने चेन देखी होगी, जानवर को बांधते हैं अपन, भैंस को बांधते हैं, वो एक चेन है। क्लियर है? साइकिल की चेन आपने देखी होगी, उसमें अलग अलग कड़ियां होती हैं, ऐसे अलग अलग कड़ियां होती हैं। तो यहां भी ये कड़ी अपन समझेंगे कि लिंक किसको बोलते हैं। लिंक कुछ भी नहीं है, एक मशीन का पार्ट है। अब आप कहेंगे पार्ट तो ये भी था, लेकिन ये वो पार्ट था जिसको खोलकर और अलग नहीं किया जा सकता। ये वो पार्ट है जो कैसे बना है? एक, वन या मोर देन वन, ठीक है, एक या अधिक लिंक से एलिमेंट से मिलकर बना है। अर्थात जो सबसे छोटी इकाई एलिमेंट थी, उनको जोड़ जोड़कर अपन एक पार्ट बना लेते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, घर में ही अपन कोई एक मशीन ले लेते हैं, जैसे सिलाई मशीन। क्लियर है चीज?
अब सिलाई मशीन में आपने देखा होगा वो हत्था होता है, पहिए को घुमाते हैं अपन उसमें, क्लियर है चीज। अब वो जो पहिया जो घूमता है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं रिम है, रिम पे मैंने वो ताड़ियां कसी हैं। ये साइकिल का उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है साइकिल का। साइकिल में रिम होती है, रिम बीच के हब से किससे जुड़ती है? ताड़ियों से जुड़ती है, वो हब पर कसी हुई होती है। तो देखिए रिम, ताड़ियां और हब, ये सब आपस में बिल्कुल रिजिडली कसे हुए हैं, परमानेंट फिक्स हैं, अर्थात रिम के सापेक्ष में ताड़ी को यों यों नहीं हिला सकता, ठीक है। हब के सापेक्ष जो बीच का उसका एक्सल होता है, उसके सापेक्ष में ताड़ियों को यों यों कैसे भी नहीं हिला सकता। यानी अगर मैं कहूं कि वो रिम वाला जो पार्ट है कितने एलिमेंट से, कितने बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना? एक तो रिम, क्या आप जो रिम का जो एक वृत्ताकार पहिया होता है साइकिल का, क्या उसको खोल के और अलग कर सकते हो? नहीं। एक छल्ला है पूरा। ताड़ियां हैं, क्या एक ताड़ी को खोल के और अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनमें छोटे छोटे से नट होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। तो जो को अपने खोल खोल के अलग कर लिया और नहीं खोल सकते, वो सब एलिमेंट हो गए। इन सभी एलिमेंट से मिलकर क्या बना? एक लिंक। तो ये जो वो पहिया था साइकिल का, वो एक लिंक कहलाएगा, अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या हुई मशीन की? लिंक। उसके बाद में लिंक से मिलकर बनता है कड़ी। अब आप कहेंगे सर विशेष अंतर क्या है इसमें? विशेष अंतर यह है कि अलग अलग लिंक, एक लिंक भी अलग अलग एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है तो भी वो कड़ी हो सकता है कई जगह ज्यादा एलिमेंट्स, जैसे मैंने साइकिल के पहिए का एग्जांपल दिया, उनको जो बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ के भी एक लिंक बन सकता है। लेकिन अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो अलग अलग लिंक उठाकर हमने जोड़े, उनमें आपस में सापेक्ष गति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिम पे ताड़ी जोड़ दी तो ताड़ी यूं हिलने लग जाए, बिल्कुल टाइट कसते हैं। तो लिंक किसको बोलते हैं? एक या अधिक एलिमेंट्स को जोड़कर एक मशीन पार्ट बना दें, लेकिन उन लिंक्स में आपस में किसी भी तरह की सापेक्ष गति नहीं हो। मशीन पूरी तैयार होगी, मशीन के पार्ट्स चलते हैं, लेकिन उनमें आपस में सापेक्ष गति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो कई सारे लिंक से मिलकर एक कड़ी, कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर एक लिंक या कड़ी बनी है। देखिए अभी आप इसको समझिए, बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने ये क्यों पढ़े थे। क्लियर है चीज? अब आता है टाइप ऑफ लिंक्स। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि लिंक का एक उदाहरण जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना, जैसे इसमें इंजन में होता है, पिस्टन होता है एक, ये पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर यहां पर ऐसे वृत्ताकार खांचे कटे होते हैं जिनमें पिस्टन रिंग डलती है। पिस्टन ये पूरा एक सॉलिड पीस है एल्यूमिनियम अलॉय का, इसके ऊपर पिस्टन रिंग चढ़ाई जाती है, ऐसे 3 या 4 जो भी रिंग होती है। फिर इसमें एक छेद होता है, उसमें एक अपन पिन, ऐसे एक पिन डालते हैं। ये सब मिलकर बिल्कुल परमानेंटली फिक्स होती है। कहने का मतलब क्या है? इस पिस्टन के अंदर ये गजन पिन ऐसे गोल गोल नहीं घूम सकती, वृत्ताकार नहीं घूम सकती, किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से पिस्टन के ऊपर ये जो हमने छल्ले या रिंग चढ़ाए हैं, ये इसके ऊपर नहीं सरकते, किसी भी प्रकार की गति नहीं करते, अर्थात ये एक दूसरे के सापेक्ष जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये पूरा मिलकर ये जो असेंबली हुई, जो सबको जोड़कर हमने एक चीज बनाई, ये क्या कहलाएगा? एक लिंक। ठीक है? ऐसा कैसा? एक दूसरा भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे अपन, जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। एक कनेक्टिंग रॉड आएगी, वो एक लिंक है, फिर क्रैंक आएगा, वो एक लिंक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको लिंक क्लियर है। अब आता है टाइप ऑफ लिंक। ये मैंने रिजिड बॉडीज में भी बताया था पिछले लेक्चर में कि लिंक रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और फ्लूइड यानी द्रवीय भी हो सकता है, एक बहती हुई चीज भी हो सकती है, जैसे ऑयल। तो रिजिड लिंक का मतलब ठोस, जैसे धातु का बना हुआ। तो ये लिंक कैसा है? रिजिड है, ठोस है, धातु का बना हुआ है। फ्लेक्सिबल कैसा होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जैसे एक पुल्ली है, ये दूसरी पुल्ली है, यहां से शक्ति यहां तक लानी है तो बेल्ट के द्वारा आती है। बेल्ट लचीली है, देखो यहां सीधी है, यहां वृत्ताकार हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर वृत्ताकार हो गई, फिर सीधी, ऐसे। तो लचीली है, इसकी आकृति बदलती रहती है।
तो ये फ्लेक्सिबल है, जैसे स्प्रिंग होती है शॉकर में या ऑटोमोबाइल के सस्पेंशन सिस्टम में नीचे लगी हुई होती हैं, वो गड्ढा आता है, फैलती हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, दबती है, तो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या होते हैं? बेल्ट, स्प्रिंग वगैरह हो सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है? जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ियों में, उनमें ऑयल होता है, मैं यहां से पेडल दबाऊंगा तो अंदर पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, वो ऑयल को दबाएगा, ऑयल से बल दूसरे व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? तो यहां हमने देखा कि टाइप ऑफ लिंक कौन कौन से होते हैं? रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड टाइप लिंक। अब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं। पेयर का मतलब युग्म या जोड़ा। क्लियर है चीज? जोड़ा कैसे बनता है? देखो, जोड़ा यानी पेयर, किन्हीं दो चीजों को जोड़ेंगे तो वो पेयर बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अभी भी तो अपन ने जोड़े थे, जब हमने लिंक बनाया था तो आपने कहा था कि पिस्टन के ऊपर अपन ने पिस्टन रिंग चढ़ाई, गजन पिन चढ़ाई, तो वो क्या जोड़ नहीं था? बिल्कुल जोड़ था, लेकिन वो जोड़ कैसा था? वो जोड़ था फिक्स, यानी परमानेंट था। वो दोनों चीजों के बीच में किसी भी तरह की सापेक्ष गति नहीं हो सकती थी। यहां पर पेयर कैसे बनता है? पेयर बनता है मेड बाय जॉइनिंग टू लिंक्स। जो दो लिंक है उनको जोड़ने पर बनता है, यानी मशीन के दो पार्ट्स को यदि अपन जोड़ेंगे, जिनको मैंने लिंक के रूप में आपको पहले समझा दिया, उनको यदि हम जोड़ेंगे तो एक पेयर बनेगा। लेकिन पहले की जो अभी पहले मैंने बताया था उससे ये कैसे अलग हो गया? ये ऐसे अलग हो गया कि यहां जो जोड़ बना, पेयर बना, उनमें आपस में सापेक्ष गति होती है। जरूरी शर्त है ये। पेयर की सबसे जरूरी शर्त है कि जो जोड़ बना, दो लिंक को जोड़कर, दो मशीन के दो पार्ट्स को जोड़कर जो मैंने जोड़ बनाया, वहां पर दोनों पार्ट्स में सापेक्ष गति होनी चाहिए। पार्ट्स में जानकर बोल रहा हूं समझाने के लिए, वरना ये दोनों पार्ट्स, अब पार्ट्स नहीं बोलेंगे अपन टेक्निकल लैंग्वेज में, इनको बोलेंगे दो लिंक, LINK लिंक। तो दो लिंक जब इस तरह से जोड़े जाएं कि जो जहां जुड़े हैं वहां पर उनमें सापेक्ष गति हो, किसी भी प्रकार की हो, जो मैं यहां पर समझाऊंगा किस प्रकार की सापेक्ष गति होगी, तो उस हिसाब से हम उनका नाम रखते हैं। जरूरी क्या है कि उन लिंक्स के बीच में जहां जोड़ बना है वहां पर सापेक्ष गति होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। अब क्या किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति हो जाए उनके बीच में? नहीं। दोनों लिंक्स जो किसी जोड़ के द्वारा हमने जोड़े, उनके बीच में सापेक्ष गति वैसी ही होनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं। अर्थात पार्ट्स ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से किधर भी चला जाए, किधर भी फिसल जाए, किधर भी सरक जाए, कैसे भी घूम जाए, ऐसे नहीं। अपनी जैसा हम चाहते हैं वैसी, यानी हमारी मर्जी हमने इस जोड़ के ऊपर थोप दी, जिसको क्या बोलते हैं? जैसे यदि मैं कहूं कि मैंने मेरी मर्जी आपके ऊपर थोप दी कि आपको सुबह 6 बजे उठना है और योगा करना है, उसके बाद में आपको नहा धोकर पढ़ने बैठना है, तो ये आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके ऊपर थोप दी, यानी मैंने क्या लगा दिया आपके ऊपर? बंधन। कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। तो जो पार्ट्स के बीच में जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, जो पेयर बना है, काइनेमेटिक जो पेयर बना है, उसमें हमारे डिजाइन के हिसाब से जैसी गति होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। इसके लिए हम उन पार्ट्स को इस प्रकार से आपस में जॉइंट के द्वारा ऐसा व्यवस्थित करते हैं कि वही गति प्राप्त होती है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे कोई भी एक वस्तु है, ये अगर हवा में है तो किसी भी तरह से चल सकती है, यूं भी चल सकती है, यूं भी चल सकती है, यूं भी चल सकती है, घूम भी सकती है, यूं भी घूम सकती है। यानी यदि इनको सबको देखें तो स्वतंत्र रूप से ये वस्तु खुले स्पेस में 12 प्रकार से चल सकती है, जिसको बोलते हैं 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी इतनी इसको स्वतंत्रता है, इतनी प्रकार से। तो उनको हमें खत्म करना होता है, जैसी हम चाहते हैं केवल वैसी ही रहे, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसे मान लेते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड में एक ये चौकोर छिद्र है, चौकोर छिद्र है।
अब इस छिद्र में ये चौकोर एक रोड मैंने डाली, क्या ये इसमें गोल घूम सकती है? नहीं घूम सकती। क्या ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्या इधर जा सकती है? नहीं जा सकती। केवल ये इस तरह से स्लाइड कर सकती है इसके अंदर बाहर, और यही गति मैं चाहता था। अगर ये हवा में रहती तो यूं भी सरक जाती, कैसे भी घूम जाती, जो मैं नहीं चाहता था। मुझे मशीन में इसकी गति चाहिए इस प्रकार से, तो मैंने इसको कैसे कंस्ट्रेंट किया? ये एक विशेष आकृति बनाकर इसमें एक छेद बनाया जिसमें ये चलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन के हिसाब से हम मशीन में किसी भी पार्ट की गति को कंस्ट्रेंट करते हैं। बहुत जरूरी है, वरना मशीन जिस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। अर्थात काइनेमेटिक पेयर क्या हुआ? दो लिंक का जोड़, पहले भी था लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर रहा? यहां पर रिलेटिव मोशन होगा, सापेक्ष गति होगी आपस में, और वो सापेक्ष गति भी कंस्ट्रेंड होनी चाहिए, डिजाइन के हिसाब से होनी चाहिए। जैसा चाहते हैं वैसे ही चलना चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। क्लियर है? इसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। अब आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पेयर्स का। देखिए, दो जोड़ दिए मैंने, दो लिंक। अब इनको अपन थ्योरी ऑफ मशीन के हिसाब से या मैकेनिक्स के हिसाब से कह लीजिए, हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, दो आधार पर इनको वर्गीकृत करते हैं। एक तो जब मैंने दो लिंक को जोड़ा तो वो आपस में किस तरह का उनमें संपर्क है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, किस प्रकार का उनमें कॉन्टैक्ट है। क्लियर है चीज? फिर आपस में गति किस प्रकार की है, इन दोनों आधार पर इनको वर्गीकृत करते हैं। तो कॉन्टैक्ट के आधार पर होता है हायर पेयर और लोअर पेयर। मैं यहां लिखना भूल गया। हायर पेयर का मतलब क्या है? किस प्रकार का कॉन्टैक्ट? पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कैसा कॉन्टैक्ट होगा? पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट होगा। और यहां पर लोअर पेयर में कैसा कॉन्टैक्ट होगा? सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। क्लियर है चीज? तो देखिए, कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है, इसके ऊपर मैंने बेलनाकार वस्तु रख दी। अब मुझे आप ये बताइए, इसका मैं चित्र भी बना देता हूं सामने से देखते हुए। ये एक कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर बेलनाकार वस्तु रख दी। बताइए यहां पर कॉन्टैक्ट कैसा इन दोनों के बीच में? एक ये आप मान के चलिए, मैंने बोला आपको रेजिस्टेंट बॉडी है, बिल्कुल हार्ड है, ये भी बिल्कुल हार्ड है। ऐसा नहीं है कि इसका वजन पड़ने से ये विकृत हो जाए। तो बताइए ये कॉन्टैक्ट कैसा होगा? ये कैसी है? बेलनाकार आकृति है। इसका मतलब ये केवल एक लाइन पर ही टच होगा। तो कैसा कॉन्टैक्ट हुआ? लाइन कॉन्टैक्ट। क्लियर है चीज? अगर इसकी जगह ये एक बॉल होती, अभी तो बेलनाकार आकृति है, इस तरह से बेलनाकार आकृति, तो लाइन पर कॉन्टैक्ट होगा। और अगर ये एक बॉल होती तो केवल एक पॉइंट पर ही टच होती, इसलिए हम उसको बोलेंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो जब दो लिंक आपस में जुड़ते हैं, मैं उदाहरण दूंगा आपको लिंक्स के, जब अपन आगे इसमें बढ़ेंगे इस टॉपिक में आपको उदाहरण दूंगा, उससे मैं समझाऊंगा। ठीक है? तो यहां पर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट है, दो जो आपस में जुड़ रहे हैं लिंक, तो उनको बोलते हैं, जो पेयर बनता है, जो जोड़ा बनता है, उसको बोलते हैं हायर पेयर। जैसे उदाहरण यहां लिखा हुआ है, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग आप सबने देखा होगा। बॉल बेयरिंग में क्या होता है? एक अंदर छल्ला होता है, एक बाहर छल्ला होता है, और इनके बीच में बॉल होती है। इस तरह से बॉल्स होती है, घूमती है। यहाँ पे शाफ्ट होती है, ये बेयरिंग हाउसिंग में होता है। तो देखिए ये बॉल है, तो इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है? पॉइंट कॉन्टैक्ट है। तो ये कैसा पेयर हो गया? हायर पेयर हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब गियर्स के दांते होते हैं, जैसे ये मान लेते दो गियर्स हैं, एक दांता ये है और एक दांता ये है। ये इस तरह से चलेंगे, यहां से यूं चलेंगे, घूमेंगे। तो जो यहां पर इनमें आपस में कांटेक्ट होता है, अभी अपन इतने डिटेल में यहां नहीं जाएंगे, इनमें जो कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है? लाइन कांटेक्ट होता है। इसका मतलब गियर्स हुए या बॉल बियरिंग्स हुई या रोलर बियरिंग्स हुई, या जैसे रेलवे लाइन पर ट्रेन का पहिया चलता है, बिल्कुल लाइन कांटेक्ट होगा उस पर। तो वो सब क्या कहलाएंगे? हायर पेयर्स। जहां हायर पेयर्स होता है, बिल्कुल अपन व्यवहारिक ज्ञान से कह सकते हैं, वहां पर घर्षण, फ्रिक्शन कम से कम होता है। फिर आता है लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होते हैं? लोअर पेयर होते हैं जहां पर सरफेस से, एक पृष्ठ से दूसरा पृष्ठ पूरा, जैसे ये एक पृष्ठ है, इसके ऊपर एक पृष्ठ दूसरा है, ये आपस में पूरा का पूरा टच में रहता है, उसको बोलते हैं अपन लोअर पेयर।
जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं मेरे हाथ पर इसको यूं रगड़ूं तो देखिए जोड़ तो है, सापेक्ष गति भी है इन दोनों में, लेकिन कांटेक्ट कैसा है, पृष्ठ का है। मैंने कहा ना युग्म या पेयर कैसे बनेगा, जब दो लिंक होंगे, एक मेरा हाथ है एक ये डस्टर है मान लेते हैं, इनको मैंने रखा, अब मैं यूं चलाता हूं, सापेक्ष गति भी है लेकिन जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि परमानेंट जुड़ गए, हिलेंगे ही नहीं आपस में। तो यहां पर सापेक्ष गति है लेकिन कांटेक्ट कैसा है, पृष्ठ का, पूरा पृष्ठ इस पूरे पृष्ठ के संपर्क में, तो इसे हम बोलते हैं लोअर पेयर। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर अपन समझ सकते हैं, ये मान लेते सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है। अब पिस्टन इसमें जब आगे पीछे चलेगा तो ये पूरा जो इसका वृत्ताकार जो बेलनाकार इसका पृष्ठ है पूरा सिलेंडर के टच में है, तो रगड़ लगेगी, पूरे पे पृष्ठ पर रगड़ लगेगी, तो ये लोअर पेयर हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट दो लिंक आपस में किस तरह से संपर्क में है, तो दो तरह से अपन वर्गीकरण करते हैं, हायर पेयर एंड लोअर पेयर। हायर पेयर में हमेशा जब सापेक्ष गति होगी तो घर्षण बहुत कम होगा, और लोअर पेयर में जब सापेक्ष गति होगी तो इसकी तुलना में घर्षण ज्यादा होगा। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट क्लासिफिकेशन क्या हुआ, हायर पेयर एंड लोअर पेयर। हायर पेयर में पॉइंट कॉन्टैक्ट, लाइन कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, इनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है, फिर इनके बीच में सापेक्ष गति कैसी हो रही है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से क्या होता है वर्गीकरण, पहला तो है स्लाइडिंग पेयर, फिर है टर्निंग पेयर, फिर है रोलिंग पेयर, फिर है स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गए, इन्हें हम यहां से अभी साफ कर देते हैं। तो देखिए अब आता है सबसे पहले इसमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग पेयर। तो देखिए स्लाइडिंग पेयर क्या है, स्लाइडिंग पेयर में जो दो मैटिंग जो लिंक हैं उनमें आपस में सापेक्ष गति, जैसे अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर एग्जांपल समझाता हूं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये यहां पर गजन पिन है, एक पिन होती है, और ये कनेक्टिंग रॉड होती है, जो इसमें एक होल होता है कनेक्टिंग रॉड में, इस तरह से अभी आप मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये बेरिंग है। देखिए पूरी थ्योरी ऑफ मशीन सामान्य तौर पर इस चित्र पर ही समझी जाएगी। क्लियर है चीज, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं स्लाइडर क्रैंक, स्लाइडर क्रैंक। स्लाइडर का मतलब ये स्लाइड करता है, क्रैंक का मतलब ये क्रैंक घूमती है। इसको ये पिस्टन है, ये क्या है पिस्टन, ये क्या है सिलेंडर, ये क्या है कनेक्टिंग रॉड, या आईसी इंजन में आप सब पढ़ेंगे कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है क्रैंक। तो पिस्टन फिक्स है अपनी जगह पर, सॉरी सिलेंडर फिक्स है अपनी जगह पर रहता है ये, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, तो ये भी फिक्स है। तो ये अपन यूं कह सकते हैं पूरा एक ये फ्रेम है, ऐसे। क्लियर है चीज, अब यहां पर अपन इनको समझते हैं। देखिए कितने लिंक हैं, ये पूरा एक लिंक हो गया क्योंकि इसके किसी भी पार्ट में आपस में सापेक्ष गति नहीं है। पिस्टन अपने आप में एक लिंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड अपने आप में एक लिंक हो गई, क्रैंक अपने आप में एक लिंक हो गया, यानी 4 लिंक है। कौन कौन से, सिलेंडर ब्लॉक पूरा एक लिंक है, पिस्टन अपने आप में एक लिंक है, कनेक्टिंग रॉड एक लिंक है और क्रैंक एक लिंक। अब आप कहेंगे सर ये भी तो एक लिंक है, नहीं, ये इसी में जुड़ा हुआ, चित्र में ऐसे समझाया जाएगा। क्लियर है चीज, तो अब देखिए पहला है स्लाइडिंग पेयर। तो देखिए एक लिंक पिस्टन, दूसरा सिलेंडर, जुड़े हुए आपस में, लेकिन इनमें सापेक्ष गति कैसी हो रही है, रगड़ वाली, स्लाइडिंग। तो ये कैसा पेयर हो गया, यहां पर ये कैसा पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया। क्लियर है चीज, जब रगड़ वाली गति होती है तो पिस्टन सिलेंडर में जैसे होती है तो स्लाइडिंग पेयर होता है। अब आता है टर्निंग पेयर, टर्न का मतलब घूमना, ठीक है, जैसे ये बेरिंग है, इसमें शाफ्ट है तो ये घूम रही है, तो ये कैसा पेयर हो गया, टर्निंग पेयर हो गया। क्लियर है चीज,
तो यहां पर देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिन है, गजन पिन बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड इसके सापेक्ष यूं घूमती है, या यूं कह लीजिए अगर ये रुका हुआ तो इसके सापेक्ष इसके अंदर गजन पिन घूम रही है, या ये यूं घूमती है, और ये शाफ्ट है बेरिंग में लगी हुई तो यूं घूमती है। तो ये सारे कैसे पेयर हैं? 1 2 3। यानी मैं ये पूछूं कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में कैसा पेयर है? टर्निंग पेयर है, क्योंकि ये इसके सापेक्ष घूम रही है, इसके सापेक्ष रोटेट हो रही है। ये कैसा पेयर है? टर्निंग पेयर है। ये कैसा पेयर है? टर्निंग पेयर है। इसको मैं और समझा देता हूं आपको कि जैसे मान लेते हैं ये कनेक्टिंग रॉड है, इन दोनों को मैंने एक पिन से जोड़ दिया। मैं बार बार जहां भी पिन बोलूंगा इसका मतलब एक छोटी सी लोहे की छड़ मैंने इसके अंदर डाल दी, लेकिन जब ये चलते हैं तो इनके बीच का कोण यूं बदल सकता है। क्लियर है चीज? तो ये पिन से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा जॉइंट हो गया? टर्निंग, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष टर्न हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं टर्निंग पेयर। अब आता है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर बहुत सिंपल सा उदाहरण है। रेल की पटरी है, इसके ऊपर एक ये पहिया है, कैसे चलेगा? लुढ़कता हुआ। रोलिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं लुढ़कना। तो इसके यानी रेल की पटरी और पहिए के बीच में कैसा जोड़ है? रोलिंग पेयर है। अगर मैकेनिकल के हिसाब से समझें, बेरिंग होती है, बेरिंग में ये अंदर का छल्ला है, ये बाहर का छल्ला है, और इसमें बॉल्स होती है। तो ये जब ये घूमती है शाफ्ट इसके अंदर, तो बॉल यूं रोल करती हुई इसके अंदर चलती है। तो ये कैसा हो गया? रोलिंग पेयर हो गया। उदाहरण के लिए ये क्या हो गया? बेरिंग हो गया। अब आता है स्क्रू पेयर। आपने जैसे मैंने शुरू में बताया नट और बोल्ट, ये बोल्ट है, ये नट है। क्लियर है चीज? नट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब मैंने नट को घूमने से रोक दिया, यानी नट को कस के पकड़ लिया। मैं इसको घुमाता हूं, यानी किसको घुमाता हूं? बोल्ट को। बोल्ट को घुमाऊंगा तो क्या होगा? नट को एक अपनी जगह पर ही रोका हुआ है, तो ये बोल्ट इसके अंदर आगे पीछे चलेगा। क्लियर है चीज? उल्टा बोले कि मैंने इस बोल्ट को कस के पकड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर नट चढ़ा हुआ है, उस नट को मैं घुमाऊं लेकिन वो फ्री है इधर उधर सरकने के लिए, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इसकी अक्ष की दिशा में चलेगा। क्लियर है चीज? तो लेकिन इनमें जोड़ कैसा है, पेयर कैसा है? तो इसके ऊपर चूड़ियां हैं, नट के अंदर भी चूड़ियां हैं, इसलिए चूड़ी को हम यहां पर नाम देते हैं स्क्रू। चूड़ी से चूड़ी मिल रही है और उस चूड़ी के कारण ये आगे पीछे चल रहा है। तो जहां चूड़ियां मिलती हैं आपस में और उनमें सापेक्ष गति होती है, उसको बोलते हैं स्क्रू पेयर। अभी आपको नहीं पता, लेथ मशीन में एक लंबा स्क्रू होता है जिसको लीड स्क्रू बोलते हैं। तो लीड स्क्रू के ऊपर एक नट होता है, तो वो कैसा पेयर हो गया? स्क्रू पेयर। ठीक है? इसी तरह से आपने देखा होगा वाइस होता है, एक शिकंजा होता है जिसमें वर्कशॉप में जॉब पकड़ते हैं अपन, तो उसको कसते हैं, तो उसमें बेसिकली एक स्क्रू होता है, उस पे एक नट चढ़ा हुआ होता है, तो वो नट और स्क्रू के बीच की जो गति होती है वो इसलिए कहलाता है स्क्रू पेयर। अब स्क्रू पेयर में भी वैसे देखें तो किस चीज का कॉम्बिनेशन है ये, किन दो गतियों को मिलकर बना है? तो देखिए ये बोल्ट है, इसके ऊपर नट है, मैं इसको घुमा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? टर्निंग, टर्न हो रहा है ये, और साथ ही साथ नट इसके ऊपर आगे पीछे भी चलेगा, या यूं कहिए चूड़ियों के बीच में देखिए टर्न हो रहा है, चूड़ियों के बीच में रगड़ भी लग रही है, आपस में चूड़ी एक दूसरे से टच हो रही है, अंदर से वो उनमें रगड़ लग रही है, तो कौन सा पेयर हो गया? स्लाइडिंग। तो ये बेसिकली जो स्क्रू पेयर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर का। इसके बाद में आखिरी आता है स्फेरिकल पेयर। स्फीयर का मतलब गोला, बॉल। तो आपने कभी बॉल टाइप कोई जोड़ देखा है? देखा है। मोटरसाइकिल होती है, ठीक है? मोटरसाइकिल में पीछे देखने वाले शीशे होते हैं जिनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। वो एक छड़ से हैंडल से जुड़े हुए होते हैं, उस छड़ पे उस शीशे को अपन कैसे भी घुमा सकते हैं, किसी भी दिशा में सेट कर लो उसको। ठीक है? इसका मतलब क्या है? आप गौर से देखना, जो छड़ है उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल होती है, और जो शीशा है उसके अंदर इस बॉल की जैसी एक खाली जगह होती है, और ये बॉल इसके अंदर यूं फंस देगी, ये बॉल ये खाली यूं, अब इसको कैसे भी घुमा लो। ठीक है? तो ये स्फेरिकल जॉइंट कहलाता है। ये आपको बेसिकली दिख जाएगा ट्रैक्टर में, आगे आप देखिएगा स्टीयरिंग सिस्टम की जो छड़ें वगैरह होती है वहां पर आपको ये बॉल जॉइंट आराम से दिख जाएगा। तो बॉल जॉइंट भी बोलते हैं और स्फेरिकल जॉइंट भी बोलते हैं। अब देखिए ये सारे अपन ने पढ़ लिए, इनमें से हर, जैसे स्लाइडिंग है, टर्निंग है, रोलिंग है, स्क्रू है, स्फेरिकल है, इनमें से हर एक इसमें कहीं ना कहीं फिट होगा। जैसे रोलिंग पेयर है, रोलिंग पेयर जैसे मैंने बताया पटरी पर ट्रेन का पहिया है या बेरिंग में, तो ये रोलिंग पेयर कौन सा होगा? हायर पेयर होगा।
स्लाइडिंग पेयर कैसा होगा, जैसे पिस्टन में सिलेंडर तो इन पृष्ठ पर अगर लगेगी तो कैसा कॉन्टैक्ट है, पृष्ठीय संपर्क है, सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो वो कैसा हो गया, लोअर पेयर हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्फेरिकल पेयर, पूरा का पूरा पृष्ठ, ये अंदर का पूरा पृष्ठ इसके बाहर के पूरे पृष्ठ टच रहेगा, इसका मतलब स्फेरिकल जॉइंट कैसा है, इस परिभाषा के हिसाब से लोअर पेयर है। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि आज आपको सिंपल मैकेनिज्म में लिंक क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, उनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक चेन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असली कैलकुलेशन पार्ट कहिए या थ्योरी ऑफ मशीन कहिए, वो अब शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, जिसे आप बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा। थैंक यू।